Assalamualaikum. In the last lecture from the Purpurium chapter, we discussed about the uterine involution, genital tract changes, lochia, recovery after normal birth. We discussed about the perineal pain, bladder function, bowel function, how to manage them. Then the pelvic floor exercises, recovery from the C-section जिसमें हमारी इन्फेक्शन, एनीमिया, थ्रोम्बोबॉलिज्म को हमने कैसे ट्रीट करना है, पोस्ट नेटल विजिट्स में हमें मदर को क्या क्वेश्चंस करने हैं, क्या एडवाइजेस करनी है और कैसे उसका ख्याल रखना है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्यूपरियल डिसऑर्डर्स, जिसमें सबसे पहले वी हैव द हाइपरटेंशन। तो जो हाइपरटेंशन का मतलब यह है कि जो खातून होंगी, जो विमेन होंगी विद द हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, उनको हमने जो है उनकी कॉम्प्लिकेशंस को हमने जो है ना अवॉइड करना होता है, उनकी डिलीवरी को हमने टाइमिंग करनी होती है। और चाइल्ड बर्थ के बाद जो है उनको जो है ना पहले हफ्ते ज़्यादा टेंशन देनी होती है, क्योंकि अब ज़्यादातर जो है पोस्ट नेटली जो है ना एपिलेप्टिक फिट्स होने का खतरा होता है, फ्लूइड ओवरलोड होने का जो है ना बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो अब जो है जिनको स्वीयर प्री क्लैम्शिया था, ठीक है, उनको हमने फ़र्स्ट 24 आवर्स जो है ना खुद अच्छे से मैनेज करना है और उनके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, उनकी डायरेसिस का ख्याल रखना है। और जिनको माइल्ड टू मॉडरेट प्री क्लैम्शिया है उनको हमने पोस्ट नेटली वार्ड में शिफ्ट करना है अंटिल दे आर स्टेबल। और उनको जो है हमने उनका ब्लड प्रेशर का जो एम रखना है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। एपिलेप्टिक फिट्स पड़ सकते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट केस है तो वार्ड में शिफ्ट कर दिया। अगर हमारा एम होना चाहिए कि हमारा जो उसका फीमेल का ब्लड प्रेशर है वो 150/100 रहे, तो उसके लिए 150/100 रहे, मतलब कि इससे ज़्यादा ना हो, ये हमारा एम होना चाहिए। तो उसके लिए हमारी जो चॉइसेस होती हैं दैट आर द लिबेटालोल एंड स्लो रिलीफ नाइपटिपिन। हाइपरटेंशन का हम टॉपिक अलग से डिस्कस कर चुके हैं, उसमें आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन सी ड्रग्स हमने देनी होती हैं। दीज आर गुड चॉइसेस। तो इनको जो है मतलब 1 से 2 हफ्ते पोस्ट नेटली जो है देने पड़ सकता है। तो इसके अलावा ना मदर को हमने कहना होता है कि आपने हर 2 दिन के बाद अपना ब्लड प्रेशर चेंज करना है, चेक करना है। और अगर ब्लड प्रेशर आपका 140/90 आ जाता है तो फिर आपने डोज़ को हाफ़ कर देना है, ठीक है। पहले 150/100 था तो हमने लेविटोलोल और स्लो रिलीज़ नाइपटिपिन दी, ठीक है। और अगर 140/90 के नीचे आ जाता है तो फिर आपने डोज़ को हाफ़ कर देना है। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि 24 आवर्स और 6 वीक्स के दौरान अगर कोई हेमरेज होता है तो दैट इज़ सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज, और अगर उससे पहले होता है तो दैट इज़ प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। तो इस टॉपिक को भी अलग से हमने डिस्कस कर लिया, वह इसको जल्दी से गुजारेंगे। तो वो कहते हैं कि इसमें जो कॉजेज़ होते हैं दीज आर द जो मतलब ज़्यादातर जो टाइम होता है ना वो 7 से 14 डेज़ के दौरान होता है, मतलब कि दूसरे हफ्ते जो होता है ना वो बड़ा क्रिटिकल होता है कि जिसके दौरान हेमरेज होने का बहुत चांस है। कौन से कॉजेज़ होते हैं, एंडोमेट्राइटिस अगर हो गया, लाइक हमने इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की, अंदर जो है ना अनहाइजेनिकली हमने जो है विजाइनल डिलीवरी की, तो फिर ना बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन हो जाने के, एंडोमेट्राइटिस हो जाने के। रिटेन प्लेसेंटल टिश्यू अगर रह गया है तो फिर बहुत ज़्यादा मसले होंगे, तो जो है फिर कि वो सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज के रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और इसके अलावा जो है मतलब इस तरह की सारी चीज़ें जिसकी वजह से पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है। तो अब जो है हमने आपको पता है कि पोस्टमार्टम हेमरेज में अगर तो इन्फेक्शन होगा तो हमें मदर के अंदर जो है वो उसको एब्डोमिनल पेन होगी, ठीक है। इसके साथ साथ उसको बुखार हुआ होगा, उसका जो लोकिया डिस्चार्ज होगा वो बहुत ज़्यादा स्मेली होगा, पंजेंट स्मेल होगी उसकी, और यूट्राइन टेंडरनेस होगी। अगर उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है ना तो फिर हमने उसका जो ट्रीटमेंट करना होता है, उसको सर्कुलेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है, उसको फ्लूइड्स देने होते हैं, उसको ब्लड देना होता है, ट्रांसफ्यूजन्स करने होते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीटोसिन्स देने होते ऑक्सीटॉक्सिक्स देने होते हैं। और यूट्राइन इवैक्यूएशन, अगर कोई रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है तो उसको रिमूव करना है, उसको एंटीबायोटिक्स देने हैं। अगर इतना एक्सेसिव ब्लड डिस्चार्ज नहीं है, ब्लड लॉस नहीं है, तो पेल्विक अल्ट्रासाउंड हमने करना है टू एक्सक्लूड द रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। और जो भी हमारा यूट्रस है उसको हमने डिब्राइड करना है फ्रॉम द डेब्रिस क्लॉट्स एंड फ्लूइड्स। तो ये हमें अल्ट्रासाउंड पे नज़र आ जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है ना करना होता है।
इसके अलावा बताते हैं दूसरे कॉजेज़ भी होते हैं सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज के, लाइक हार्मोन कंट्रासेप्शन, अगर मदर ले रही है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं या कोरियोकार्सिनोमा है तो फिर हमने उनको रूल आउट करना होता है अल्ट्रासाउंड वगैरह करके। तो ये हमारा था इसका। अब एक मसला होता है वो है ऑब्स्टेट्रिक पाल्सी, ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस। ऑब्स्टेट्रिक पाल्सी और ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस जो है इसमें क्या होता है कि जो लोअर लिम्स होते हैं ना, या तो एक या दोनों, उनमें मोटर या सेंसरी न्यूरोपैथी हो जाती है फॉलोइंग डिलीवरी। अब होता क्या है, ये क्यों होता है, जो लंबोसेक्रल प्लेक्सस होता है ना, जो नर्व ट्रैक्ट्स होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, वो कंप्रेस हो जाते हैं बाय द फीटल हेड, जब सर बाहर आ रहा होता है ना बेबी का तब। तो लंबोसेक्रल प्लेक्सस और जो नर्व ट्रैक्ट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो फिर इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टेड जो है मतलब, और इसकी वजह से मतलब बेबी एक तो बाहर नहीं आ रहा था, उसका हेड इतना लार्ज था, दूसरा उसकी वजह से प्रोलॉन्ग्ड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो गई। तो फिर जो है ना ये नर्व्स जो हैं उनके ऊपर मतलब एक समझ लें कि ट्रॉमा हो सकता है। तो अगर तो वो नॉर्मल लेबर के बाद हुआ, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर नहीं था, फिर भी इस तरह हो गया कि ऑब्स्टेट्रिक पाल्सी होगी, तो फिर हम कंसिडर कर सकते हैं कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देने की वजह से या फिर हर्निएशन ऑफ लंबोसेक्रल डिस्क की वजह से ये हो सकता है। तो वो तब होता है जब मदर को ना बहुत ज़्यादा लिथोटमी पोजीशन एग्जैजरेटेड वे में हमने रखा हो फॉर द इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। इसके अलावा जो है तो ये हमारी इसकी कॉजेज़ हो गई। शियाटिक पेन होगी, फुट ड्रॉप हो जाएगा, फिर और इसकी वजह से पैरास्थीसियास हो सकते हैं, मसल वेस्टिंग हो सकती है। तो कॉजेज़ हमने डिस्कस कर लिए कि ये हो सकते हैं। देखिए हेड बाहर नहीं आ रहा था, प्रोलॉन्ग लेबर थी तो नर्व्स डैमेज हो गई, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया की वजह से हो सकती हैं, तो इनको हमने एक्सक्लूड करना होता है। ठीक हो गया। फिर आता है जी सिम्फिसिस प्यूबिस डायस्टेसिस। सिम्फिसिस प्यूबिस डायस्टेसिस आपको नज़र आ रहा होगा कि देखें प्यूबिक सिम्फिसिस जो है वो सेपरेट हो गया, स्पॉन्टेनियस इसकी सेपरेशन हो गई है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्सेस डिलीवरी, रैपिड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर अगर हो जाए, स्पीयर एब्डक्शन ऑफ थाइज ड्यूरिंग डिलीवरी अगर हो, ठीक है, तो ये जो है ना प्यूबिक सिम्फिसिस जो है वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है, प्यूबिक सिम्फिसिस सेपरेट हो जाएगा तो उसके सिम्टम्स क्या आएंगे, पेशेंट को पेन होगी ना बाय वेट बियरिंग, वॉकिंग, बैडलिंग से गेट हो जाएगा उसका, प्यूबिक टेंडरनेस होगी उसको, पैल्पेबल इंटर प्यूबिक गैप हो जाएगा। तो ये इसके साइंस होंगे, में पता चल जाएगा कि इसका प्यूबिक सिम्फिसिस डायस्टेसिस हुआ है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, पेशेंट को बेड रेस्ट का कहेंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स देंगे उसको, फिजियोथेरेपी करेंगे उसकी, और ये हमारा पेल्विक कॉर्सेट होता है ताकि उसको सपोर्ट एंड इस तरह से सपोर्ट मिले। देन एक मसला होता है, आपको पता है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का, कि रिस्क जो है ये इंक्रीज़ हो जाता है 5 फोल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्यूपेरियम ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। और लेफ़्ट लेग का जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। अब मेजॉरिटी में ये होता है कि ये प्यूपेरियम में होता है और मोस्ट कॉमन होता है आफ्टर सी सेक्शन, जैसे हमने पीछे देखा। तो उसके लिए फिर हम क्या देते हैं, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए प्रोफिलैक्टिकली हेपरिन के इंजेक्शंस देते हैं। अगर डीप वीनस थ्रोम्बोसिस है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म का हमें खतरा है तो हम फुल एंटीकोगुलेशन थेरेपी देंगे। तो ये हो गया, एक प्रोफिलैक्टिकली हेपरिन, दूसरा फुल एंटीकोगुलेशन थेरेपी। इसके अलावा क्या है, क्रेप बैंडेजेस जैसे आपको ये नज़र आ रही हैं। फिर हम हाइड्रेशन करेंगे मदर को, मतलब पानी शानी सही देंगे, उसकी मॉनिटरिंग करते जाएंगे, उसकी जो है वो डॉपलर अल्ट्रासाउंड करेंगे कि उसकी वेजल्स में कोई मसला तो नहीं है। तो इस तरह से हम उसका मतलब जो है ना ख़्याल रखेंगे, हेड जो है लेग एलिवेशन करेंगे इस तरह से। फिर आ जाता है जी प्यूपेरियल पैरेक्सिया। पैरेक्सिया क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट है आपका टॉपिक कि इट इज़ डिफाइंड एज टेम्परेचर ऑफ 38 डिग्रीज़ और हायर, 38 डिग्रीज़ और हायर on any 2 of the first 10 days postpartum exclusive of the first 24 hours। मतलब 24 आवर्स के बाद क्या होगा, पहले 10 दिनों के अंदर दो के, ठीक है, एनी 2 कोई भी 2 दिन क्या हो, फीमेल को जो है 38 डिग्रीज़ का टेम्परेचर हो या उससे ज़्यादा हो, तो दैट इज़ प्यूपेरियल पायरेक्सिया, कि अब मदर के अंदर कोई मसला चल सकता है। तो कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, प्यूपेरियल एंडोमेट्राइटिस हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन। इसके अलावा सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन हो सकता है इन केस ऑफ सी सेक्शन, या फिर प्यूपेरियल मैस्टाइटिस हो सकता है। इसके अलावा
जो है वो मतलब हेड टू टो हमने सारी एग्ज़ामिनेशन करनी होती है। मतलब कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो हमने जो है वो सबसे पहले ऊपर से देखा, तो उसके थ्रॉट एग्ज़ामिनेशन की कि थ्रॉट इन्फेक्शन तो नहीं है, उसका गला तो नहीं ख़राब होगा, उसकी वजह से तो नहीं इन्फेक्शन हो रहा, ठीक है। उसकी चेस्ट एंड ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन करनी है कि कहीं उसकी मतलब लंग्स का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ब्रेस्ट को एग्ज़ामिन किया क्योंकि मास्टाइटिस तो नहीं है। यूरिनरी ट्रैक्ट की हमने सिम्टम्स पूछ लिए, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि यूटीआईज़ की वजह से तो नहीं फ़ीवर हो रहा। पेल्विक ऑर्गन्स का हमने देख लिया कि उनके अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा। इसके अलावा सी सेक्शन हमने पूछ लिया कि सी सेक्शन हुआ था आपका, फिर उसका स्कार देख लिया, कोई वूंड इन्फेक्शन तो नहीं हुआ सी सेक्शन का। पेरिनियल वूंड्स हमने देख लिया कि लेग्स पे देख लिया कोई वूंड वगैरह, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया ट्रॉमेटिक डिलीवरी के बाद। अगर तो टैकीकार्डिया एसोसिएटेड विद फ़ीवर है तो हमें इन्वेस्टिगेशंस लाजमी करवानी है क्योंकि ये ख़तरे की बात है। अगर सी सेक्शन के बाद हुए तो हमने वूंड इन्फेक्शन लाजमी चेक करना है। सो ये हमारी होती हैं कॉजेज़ ऑफ फ़ीवर ड्यूरिंग पिप्यूरियम, और कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, और ये ठीक है। चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, मोस्टली 24 आवर्स के अंदर अंदर डिलीवरी के, पर्टिकुलरली आफ्टर जनरल एनेस्थीसिया होता है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है एस्पिरेशन सिंड्रोम्स, जिसको हम मेंडेलसन सिंड्रोम कहते हैं। तो ये एक मसला होता है कि चेस्ट इन्फेक्शन का, इसमें मदर जो है वो फ़ीवर के साथ आएगी, वीजिंग के साथ, डिस्निया के साथ आएगी, और इस तरह से वो आ रही होगी, ठीक है। फिर जी हमारा फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज़ द जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, प्यूपेरियल सेप्सिस। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखें, 36 ईयर्स ओल्ड, पैरा 4, डिलीवर्ड 5 days बैक बाय लोअर सी सेक्शन फॉर obstructed labor, has presented in emergency with history of breathlessness since 1 hour, pain, redness and swelling in the right calf since morning। तो क्या लग रहा है आपको? पल्मोनरी एम्बोलिज्म लग रही है ब्रेथलेसनेस से, और पेन, रेडनेस, स्वेलिंग द राइट काफ सजेस्ट द डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। तो डायग्नोसिस इसका क्या होगा कि एक तो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है प्लस पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, सो दिस विल बी वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे इस वुमेन के लिए? इस वुमेन के लिए अगर हम देखें तो एक तो एक तो एज उसकी बहुत ज़्यादा है, मैटरनल एज ज़्यादा है। दूसरा ये कि उसको उसकी जो है ना लोअर सी सेक्शन हुआ है, उसका सी सेक्शन हुआ है। और इसके अलावा ये है कि इसमें तो यही नज़र आ रहा है वैसे कि उसकी एज ज़्यादा है और मल्टी पैरा है, और लोअर सी सेक्शन है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, तो ये सब कुछ तो अब इसी वजह से हो सकता है। इसके अलावा जो अदर रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं वो ओबेसिटी है, वो थ्रोम्बोफिलिया है, ऑलरेडी किसी को स्मोकिंग है, मेलिग्नेंसी है, सीवियर वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, तो ये। लेकिन स्पेसिफिक टू प्रेगनेंसी क्या है कि मल्टीपल जेस्टेशन जैसे इस फीमेल के अंदर है। इसके साथ साथ प्री क्लैम्शिया अगर मदर को है, ग्रैंड मल्टीपेरा है जैसे यहाँ पर है, सी सेक्शन स्पेशली इमरजेंसी में अगर हुआ हो जैसे कि यहाँ पे हुआ है, डैमेज टू पेल्विक वेन्स, सेप्सिस एंड प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, तो ये एज अ होल हमारे होते हैं। अब इसकी मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? जैसे कि हमने मेडिसिन में कहा ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स हैं। फिर वारफरिन हम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द INR होगा आफ्टर डिलीवरी, लेकिन वारफरिन सेफ़ इन प्रेगनेंसी नहीं है, क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा को, तो उसके बाद दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि वो इलास्टिक स्टॉकिंग्स यूज़ करते हैं, जो कि हम जो है 2 ईयर्स तक पेशेंट को कहते हैं कि फॉलोइंग DVT आपने पहना है ताकि पोस्ट फ्लेबेटिक सिंड्रोम जो होता है उससे प्रिवेंट किया जा सके। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ब्रेथलेस है तो ऑक्सीजन दें, ऑक्सीजन उसको इनहेल करवाएंगे और उसके ABG सेंड कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करेंगे। और इसके अलावा बेड रेस्ट कह रही हूँ कि उसको जो है हमने हाइड्रेशन उसकी मेंटेन करनी होती है, और उसको क्रेप बैंडेजेस अप्लाई करने होते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करनी होती है, उसको डॉपलर अल्ट्रासाउंड करना होता है, इन्वेस्टिगेशंस करनी होती हैं, और फिर हमने जो है ना उसको हमने मतलब इस तरह से हमने उसको ट्रीट करना है। इसमें भी देखें ओबीज़ 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अब ओबीज़ है सबसे पहले तो इमरजेंसी सी सेक्शन हुआ ड्यू टू फेल्ड इंडक्शन फॉर प्री-eclampsia है। शी इज़ गिवन प्रोफिलेक्टिक एंटीबायोटिक एट द टाइम ऑफ सर्जरी। शी इज़ डिस्चार्ज होम 2 days later feeling well. 9 days later she has admitted emergency with complaints of low grade fever, pyrexia,
On examination, her chest is normal and uterus is palpable just above the pelvic brim. Her both legs are swollen but left calf is also tender. तो ये जो है ना क्या होगी, एक्चुअली हमारी जो है वेनस थ्रोम्बोलिज्म होगी, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो कौन से होंगे, जैसे इसमें ओबेसिटी है, सी सेक्शन है, प्री क्लैम्शिया की हिस्ट्री है, और इसके अलावा जो है उसको मतलब ये मेन इसके हैं। और फिर हम देख लेते हैं कि स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस हम क्या करेंगे। चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, और जो है डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, और बाकी हम जो है उसकी मतलब ये स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस हैं। ट्रीटमेंट प्लान मैंने आपको बता दिया कि उसको मेडिकल ट्रीटमेंट क्या देंगे और उसकी ख्याल कैसे रखेंगे। हाइड्रेशन, टेप, बैंडेजेस, मॉनिटरिंग, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, और इसके साथ साथ हेपरिन है, वारफरिन वैसे अवॉइड करना है, लेकिन हेपरिन होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। जो ये सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज के हैं ना क्वेश्चंस, ये अगर आप देखें तो हैवी ब्लीडिंग फॉर 1 डे, तो ये जो है एक्चुअली 1 वीक ऑफ द नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, तो उसके बाद हो रहा है ना, तो 24 आवर्स और 6 वीक्स के दरमियान में जो होगा सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज होगा। तो ये जो है ना एक्चुअली इस तरह से हमारा क्वेश्चन आएगा, और इसका जो ट्रीटमेंट है और सारा कुछ वो हमने जो है इसके इस वाले टॉपिक में डिस्कस कर लिए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट हम पप्यूरल पेरिक्सिया और सेप्सिस करते हैं, तो उसके साथ यूक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ द पप्यूरियल सेप्सिस या जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो पप्यूरल सेप्सिस सबसे पहले क्या है। पप्यूरल इन्फेक्शन इज इन्फेक्शन ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट विच अकर्स एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीवरी, एज यू कैन सी हियर। So we'll discuss about its causes, risk factors and how we can prevent it, एंड हाउ इट स्प्रेड्स, मतलब किस तरह से होता है, इसके कॉजेस मतलब किस तरह से ये स्प्रेड करता है, और फिर हम इसके देखेंगे सिम्टम्स एंड साइंस। सो किस तरह से जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है पोस्टपार्टम। इर्द गिर्द से कोई भी मसला आएगा, लाइक सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बाउल के अंदर से कंटामिनेंट्स आ सकते हैं। इसके अलावा टेम्प्रेरी वॉश आउट ऑफ नेचुरल बैरियर्स टू इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब कि हमने जो प्रेगनेंसी डिलीवरी हुई उसके बाद क्या हुआ कि टेम्प्रेरी जो बैरियर्स टू इन्फेक्शन थे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर क्या है कि प्लेसेंटल सेपरेशन जो है वहाँ पे जो रॉ एरिया बढ़ जाता है ना, वहाँ पे कोई मसला हो गया। फिर क्या है, रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है और ब्लड क्लॉट्स विद इन द यूट्रस, तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। फिर क्या है, लैसरेशंस ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट ड्यू टू एनीथिंग, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी और प्रोलॉन्ग डिलीवरी, प्रोलॉन्ग जो स्टेज ऑफ लेबर है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, उसकी वजह से। फिर सी सेक्शन एंड एपिजियोटमी वूंड्स, एपिजियोटमी हमने की वहाँ पर या सी सेक्शन की वजह से हमने की, वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया। फिर यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, नॉन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये दीज आर द कॉजेज़, दीज आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर दी, कह सकते हैं कि कॉजेज़ हो सकते हैं, सबसे पहले कॉजेज़ हैं, ठीक है। तो कॉजेज़ एज अ होल आपको पता भी है कि क्या क्या हो सकते हैं। बाउल में से मसला आ सकता है, बैरियर्स ख़त्म हो गए हैं, जो इन्फेक्शन प्लेसेंटल सेपरेशन की वजह से जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होती है, फिर यूट्रस के अंदर चीज़ें पड़ी रह गई हैं, लेसरेशंस हैं, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी है, और इसके साथ साथ सी सेक्शन एंड एपिजियोटमी वूंड्स, दीज आर द कॉजेज़। देन व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, पेशेंट रिलेटेड हो सकते हैं और डिलीवरी रिलेटेड हो सकते हैं। पेशेंट रिलेटेड क्या हो सकते हैं रिस्क फैक्टर्स के, पेशेंट की हाइजीन अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से उसके अंदर इन्फेक्शन हो गए। पेशेंट की जो है प्री एग्जिस्टिंग उसकी मैलन्यूट्रिशन थी, उसकी बॉडी फाइट नहीं कर सकती, वो एनेमिक है। फिर प्री एग्जिस्टिंग सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं ऑलरेडी, और फिर क्या है, नॉट इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट टेटनस है, उसकी वजह से हो गया। या प्री एग्जिस्टिंग मदर को डायबिटीज़ है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है मदर, इसको HIV का इन्फेक्शन है, वो ओबीज़ है, मतलब मदर के अंदर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि रिलेटेड टू डिलीवरी के रिलेटेड क्या हो सकता है कि एसेप्टिक कंडीशंस में डिलीवरी की किया गया। फिर फ्रीक्वेंट विजाइनल एग्जामिनेशन बार बार एसेप्टिक टेक्निक से किया गया। फिर के मैनिपुलेशंस हाई इन द बर्थ कैनाल किया गया कोई भी किसी भी मसले की वजह से। देन डेड टिश्यू इन द बर्थ कैनाल है, बर्थ कैनाल में कोई डेड टिश्यू पड़ा रह गया। और फिर प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स की वजह से हमने देखा था कोडियो एमनियोटिस का बहुत ज़्यादा केस होता है। प्रोलॉन्ग्ड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेसरेशंस कट्स आते हैं। देन सी सेक्शन इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी है। अनएक्सप्लेन्ड विजाइनल सर्वाइकल
अनरिपेयर्ड वेजाइनल सर्वाइकल लैसेरेशंस हैं। सो दीज आर द मतलब ये एक्चुअली होती हैं रिलेटेड टू द डिलीवरी रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब साइंस आपको क्या मिलेंगे प्यूपेरियल सेप्सिस के? प्यूपेरियल सेप्सिस के साइंस ये होंगे ना कि पेशेंट को फ़ीवर होगा ड्यू टू इन्फेक्शन, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, इसके अलावा उसकी स्किन जो है वो कोल्ड हो जाएगी, ठीक है, और कंफ्यूज होगी, वो फास्ट हार्ट रेट होगा और फीलिंग ऑफ, इस तरह से उसके साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे होंगे। ठीक है, इसका हम एक देखते हैं। सेप्सिस ये है कि लंग्स में भी इन्फेक्शन चला गया है, हार्ट में भी इन्फेक्शन, सेप्सिस की वजह से हार्ट में भी इन्फेक्शन नहीं हुआ, हार्ट ने उसकी वजह से इस तरह तेज़ काम करना शुरू कर दिया है, ब्रेन कंफ्यूज हो गया क्योंकि सेप्सिस हो गई है, और इस तरह से हम इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन हम इस तरह से कर सकते हैं ना कि जनरल हाइजीन का ख्याल रखा जाए। जैसे पर्सनल फैक्टर्स में हमने देखा, सर्जिकल टेक्निक्स अच्छी रखी जाएँ, एसेप्टिक टेक्निक्स ना रखी जाएँ, और फिर जो है गुड प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स का कोर्स दिया जाए। अब नेक्स्ट से जो हम इसकी बाकी चीज़ें करते हैं।